हमारे बीच एक अनोखी व्यक्तित्व लेकर विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। हम एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। सचमुच में इस कृपा एवं खुशी भरे दिन में आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करता है। हम आपके लिए अत्यंत ही गर्व का महसूस कर रही हैं। आज सरगांव तीर्थ यात्रा के अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अभी मैं अति सम्माननीय सिस्टर मेरी पुष्पा तिर्की DA से प्रथम महासलाहकारिणी को माननीय श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की को सम्मान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हम तालियों से हम भी इनका सम्मान एवं आभार व्यक्त करें। माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी, इस खुशी भरे दिन में हम आपकी उपस्थिति से अत्यंत खुश हैं और हम आपसे एक छोटा संदेश सुनना चाहते हैं। अतः मैं पुनः आपको मंच पर आग्रह करती हूँ आपके संदेश के लिए। माता मेरी बर्नाडेट किस्पोट्टा के आज इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हम सभी के प्रिय अति आदरणीय रांची डायसिस के महाधर्म प्रांत विंसेंट आइन जी, उपस्थित हमारे साथ रांची के प्रोविंशियल हमारे प्रिय फादर अजीत खेस जी, उपस्थित सभी पुरोहित गण, उपस्थित सभी धर्म बहनें और यहाँ उपस्थित सभी प्रिय हमारे कलीसिया के लोगों को जोहार करते हैं, जय यीशु करते हैं। मुझे अचानक बुला लिया गया, इसलिए आज बिशप स्वामी जी से परमिशन लिए कि हम बोल सकते हैं कि नहीं अभी, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बोल सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे प्रत्येक साल के तरह माता मेरी बर्नाडेट किस्पोट्टा का पुण्यतिथि को यहाँ मनाते हैं आज की तारीख में, और इसे तीर्थ यात्रा का भी नाम दिया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस दिवस के माध्यम से हम में से यहाँ उपस्थित एक एक जन उनकी जीवन से प्रेरणा भी लेते हैं, और इसीलिए इस कार्यक्रम को तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो यात्रा था जीवन का, उनके अगर आप बचपना को देखिए, जो बचपन का युवा अवस्था था, वहां से लेके आप उनके जब सेवा का काल रहा या जब तक वो इस दुनिया से वो चली नहीं गई, तब तक लगातार उनका जो जीवन काल रहा, यात्रा रहा जीवन का, वो बहुत ही प्रेरणादायक हमारे समाज के लिए रहा है। और संजोग से 2025 हमारा जुबली वर्ष भी है, और आशा का तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज ऑफ होप भी उसे कहा जाता है। और इस यात्रा से, इस जो हमारा जुबली साल का जो संदेश है, उससे भी हम लोग बहुत सारे चीजों को, एक मुख्य रूप से संदेश हम सभी को लेने की जरूरत है कि इस जीवन में हम सभी लोग एक यात्री के रूप में हैं। और कभी कभी इस बात को हम लोग भूल जाते हैं कि ये यात्रा
कभी ना कभी खत्म होगा ही होगा। और जब तक इस यात्रा में हम और आप हैं, तब तक हमें अपने जीवन में किसी ना किसी उद्देश्य को हमें अपनाना जरूरी है। तभी हमारे उस यात्रा को, उस तीर्थ यात्रा को कोई मायने मिल सकता है। अन्यथा इस जीवन में, इस दुनिया में सभी लोग आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, मगर माता बरनदीत के जैसे बहुत कम लोग रहे होंगे जिन्होंने अपने आज के समय में, या रहे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में किसी उद्देश्य को अपनाया, सामाजिक जो समस्याएं थी, चुनौतियां थी, उनको समझा, उसके तहत उद्देश्य को अपनाया, अपने जीवन को उसमें ढालने का काम किया और पूरा जीवन अपना त्याग दिया उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हम सोचते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग भी रहते हैं जो अपने जीवन काल में उस उद्देश्य को पहचान पाते हैं। बहुत कम लोगों को वो मौका मिलता है। माता बरनदीत उनमें से कम में से कुछ लोगों में से एक थी। अपने जीवन में सेवा के भावना से बहुत प्रभावित थी। और जब आप इतिहास में जाके उनके जीवन काल के बारे में जो थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं, अगर उसको आप देखेंगे तो वो अपने पिताजी से भी बहुत प्रेरणा लेती थी, क्योंकि जब वो बहुत युवा अवस्था में थी तब उनके पिताजी फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस के साथ बहुत करीब थे, बहुत करीबी में वो काम करते थे। और खास करके आदिवासी जमीनों के संदर्भ में, आदिवासी जमीन का क्या नेचर है, उसको किस तरह से बचाना है, क्या आदिवासी का संबंध है जमीन के साथ, उन चीजों में काफी हद तक शोध करने का काम करते थे। तो जो फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस के साथ उनके पिताजी का, माता बरनदीत के पिताजी का जो संबंध था, और वो जो लगातार घर में जिन चीजों को देखती थी, सेवा के भावनाओं को देखती थी, आदिवासी समाज के लिए जो उनके पिताजी संघर्ष कर रहे थे, फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस साथ में मिलकर संघर्ष कर रहे थे, उससे भी उन्होंने काफी प्रेरणा लिया। कुछ बहुत जो उनके बारे में कहानी उपलब्ध है, उसमें यह भी कहा जाता है कि उनके पिताजी चाहते थे कि वो एक आम महिला, आम लड़की के तरह उसका जीवन हो, वो भी शादी करे, अपना घर बसाए, अपना परिवार बनाए। उनके पिताजी ये चाहते थे उसके लिए, मगर वो बहुत अडिग थी अपने उद्देश्य को लेके, अपने जीवन को लेके, और लगातार उस राह में चलने के लिए वो अपने जीवन को सेवा भावना में इतना समर्पित कर दी थी कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। उनके पिताजी उनका मन भटकाने के लिए काफी, क्योंकि उस वक्त में, अगर हम गलत नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे उस वक्त के लोग जो जानते हैं उन चीजों को, उनका घर भी अगर आप लोग गए हैं तो उस समय के लिए उनका घर एक महल के जैसा था। आदिवासी समाज में आज के भी दिन में आपको उस तरह का घर नहीं मिलता है। तो उसमें कहने का मतलब थोड़ा आर्थिक रूप से, बहुत तो नहीं कहेंगे, मगर उस वक्त के हिसाब में, उस वक्त के तुलना में आर्थिक रूप से थोड़े संपन्न रहे होंगे। तो उनके पिताजी उनके लिए काफी गहना या कुछ वैसे चीजों को भी ला के देते थे जिससे उनको थोड़ा से, जिसको कह सकते हैं कि वस्तु जीवन के ओर वो चली जाए, वस्तु जीवन के वो ओर उनको आकर्षित करने के लिए वो सोचते थे कि ये शायद एक फेज है, एक समय है जब वो इस तरह की चीजों को सोच रही हैं कि वो सेवा के राह में जाना चाहती है। मगर वो स्वयं जानते थे कि एक महिला के लिए, उनकी बेटी के लिए ये सेवा का जीवन कितना कठिन जीवन हो सकता है। मगर वो अडिग रही उस उद्देश्य को लेके, और आज हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपने पूरा जीवन काल केवल और केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर कराने में लगाया। और जब ये छोटी सी पत्रिका हम लोग उनके मध्यस्थता में जब हम पढ़ रहे थे, तो
इस बात को भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के उन्होंने केवल और केवल सेवा की भावना से लोगों को प्रभावित करने का काम किया। उस समय काफी उनके लिए ये कठिन रहा होगा, और आज भी जो लोग जो अपने जीवन को सेवा के राह में ले जाते हैं, दूसरों के लिए सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज के दिन में भी ये राह बहुत कठिन होता है। मगर मुझे नाज है कि ऐसे समाज से हम और आप आते हैं जहां हम लोग लगातार खुद को मोमबत्ती के तरह भी जलते देने रहना चाहते हैं, मगर वो प्रकाश इस समाज में बना रहे। ये आदिवासी समाज का खासियत है, क्योंकि हम लोग हमेशा सामूहिकता में विश्वास किए हैं, एक दूसरे का सम्मान में विश्वास किए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में विश्वास किए हैं। समय के साथ जो हम लोग मुख्य धारा से हमारा आदिवासी समाज जुड़ता जा रहा है, कुछ ये जो अनोखा भावना है उससे हमारा समाज, हमारा परिवार भी दूर होता जा रहा है। जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो मुख्य धारा से हम जुड़ते जा रहे हैं, ये जो मूल हमारा सिद्धांत है समाज का, उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। मगर मेरा इस मंच से आप लोगों से निवेदन है, मैंने इतना देर आपको माता बरनाडेथ के बारे में क्यों बताया, बहुत लोग आप जानते भी हैं इन बातों को, तब भी हम इस बात में जोर दिए, उनके स्वभाव में हम जोर दिए, हम इस बात में जोर दिए कि वो कहां से आती थी, उनका परवरिश क्या था, उनके पिताजी क्या करते थे, उनका समाज क्या था। ये बतलाता है कि हम और आप किनके वंशज हैं, हम और आप के जो पुरखा पूर्वज हैं उनका विचारधारा क्या है। आज के समाज में हम लोगों को अपने इतिहास को समझने की जरूरत है, ताकि बहुत सारे लोग जो लालछन लगाते हैं हमारे समाज के ऊपर, इस चीजों को समझे, क्योंकि उनका भी शायद गलती नहीं है, वो हमारे समाज के बारे में बहुत अच्छा बेहतर जानते नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लालछन हमारे समाज के ऊपर लगाया जाता है। आज जो संतन्ना की धर्म बहनें हैं, माता बरनाडेथ के रास्ता में चलते हुए लगातार शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देने का काम लोगों को कर रहे हैं। आज के दिन में और ज्यादा खुश हूं इस बात को बोलते हुए, क्योंकि आज न्यूज में कल जो था जैक का रिजल्ट आया है, 11वीं और 12वीं क्लास का, इंटर का रिजल्ट आया है साइंस और कॉमर्स का। आप जब स्टेट का टॉपर लिस्ट देखेंगे तो शायद उसमें मात्र एक आदिवासी बच्ची है, रेखा तिर्की, संजोग से वो मांडर की है, मिसाल गांव की, और वो पढ़ी है उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल में। आज अगर हम कभी कभी सोचते हैं, आज अगर हमारा समाज शिक्षा का व्यवस्था को इतना सुदृढ़ नहीं बनाता इन आदिवासी क्षेत्रों में, तो शायद आपके सामने आज शिल्पी नेहा तिर्की भी नहीं खड़ी रहती। तो शिक्षा ने ये प्रभाव डाला है हमारे समाज में, सेवा का भावना। आज ये सब चीजें हम जब करते हैं तो हम लोग समाज को क्या कर रहे हैं, समानता में लाने का कोशिश कर रहे हैं, एक बराबरी में लाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग, बहुत सारे ऐसे ताकतें आज भी हैं समाज में जो नहीं चाहते हैं कि बराबरी रहे। वही शोषककार ताकत है जिससे हमारे पुरखा पूर्वज ने उस समय लड़ा, आज भी वैसे ताकत हमारे बीच में है। और बराबरी क्या ला सकता, कौन सा ऐसा चीज है जो बराबरी ला सकता है समाज में? मात्र शिक्षा। और इसीलिए लोग नहीं चाहते। आज सरकार ने इतने स्कूल बनाए, मगर आप देखिए क्या हालत है उन स्कूल्स का। सरकार के अंग है मगर फिर भी चिंता का विषय है। उसी जगह आप देख लीजिए जहां पे हमारे समाज के लोग, जहां पे प्रिंसिपल हैं, आज शिक्षा दे रहे हैं, अल्पसंख्यक स्कूल्स का आप देखिए किस तरह का गुणवत्ता का शिक्षा वहां पे दिया जा रहा है। नवाटाड़ में हम पता किए शायद 2000 बच्चे हैं, वहां पे बैठने के लिए जगह नहीं है। आप यहाँ पे चले जाइए मांडर में, संतन्ना में, वहां पे खुद अकेले ही 3000-4000 बच्चे। कहने का मतलब है कि हम लोगों का आदिवासी समाज और हमारा कलिसिया लगातार प्रयास कर रहा है कि शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को बराबरी में लेकर आए। कुछ ताकतें हैं
जो नहीं चाहती हैं कि ये शिक्षा से आदिवासी समाज इतना बोलने, पढ़ने, लिखने, सवाल जवाब करने सीखे। और यही कारण है कि लगातार हमारे ऊपर लालछन लगता आया है और आगे भी लगता रहेगा। इन्हीं सभी द्वेष की भावना के बीच में हम और आपको अपने उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को हम लोगों ने चुना है, उसको समझना है, उसको सम्मान करना है और उसमें अडिग बने रहना है, जैसे माता बरनाडेट अडिग बनी रही। और आखिरी जब तक हमारा ये तीर्थ यात्रा खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उस राह में किसी भी परिस्थिति में हो हमें बने रहना है। आज इसी संदेश के साथ यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज बिशप विंसेंटाइन को, फादर अजीत को, सभी पुरोहित गण को, हमारी धर्म बहनों को यहाँ पे हमें आमंत्रित करने के लिए और इस सम्मान के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जोहार, धन्यवाद। अति माननीय मंत्री शिल्पी नेहा जी, हम आपके हृदय स्पर्शी संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दें। हम एक बार ताली बजा देंगे।